कैसे हैं बच्चों। अभी गर्मी की छुट्टियां अचानक पड़ गई हैं, लेकिन पढ़ाई को तो नहीं रोका जा सकता। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगी। फ़िलहाल कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। इतिहास में पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पाठ है, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ये आज से लगभग 4600 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, जो लगभग 700 वर्ष तक पनपी और उसके बाद इसका पतन हो गया। देखिए, कई बच्चे ईसवी और ईसवी पूर्व में अंतर नहीं पहचानते। ये ईसवी है, ये गलत लिख गया है। ईसवी हम उसे कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 वर्ष था, यहाँ से शुरुआत हुई इस कैलेंडर की, जिसे आज हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। और इसमें इस तरह से लगभग 2000 साल यानी कि 2020 साल बीत चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। इससे पहले भी जीवन था और लोग रहते थे, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। ये देखिए, लगभग 2600 साल पहले ये सभ्यता थी और लगभग 1900 साल तक ये रही। ये एक विकसित सभ्यता थी। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का ये 700 साल का पीरियड रहा था। और आज से हम देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगभग 4500 साल का पुराना समय है। अब इस सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे, जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस पाठ में हम कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे और ख़ास तौर से ये मैप में भी पूछे जाते हैं। ये प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा। अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हुद्रो और बालाकोट। ये वह स्थल हैं जो कि इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन जब इनकी खुदाई होनी शुरू हुई थी, उत्खनन में जब पता चला था, तब ये भारत का ही हिस्सा थे। जब भारत देश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान इससे अलग हो गया, तब उसके बाद कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, इन स्थानों पे खुदाई होने लगी और यहाँ से जानकारियाँ एकत्रित की जाने लगी। कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली भी हरियाणा में है, धौलावीरा, नागेश्वर और लोथल, ये तीनों स्थल गुजरात में हैं। तो ये भारत का वह स्थान है जहाँ पर मोहनजोदड़ो और यानी कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ मैंने कुछ मुख्य बातों को लेकर एक छोटी सी सूची बनाने की कोशिश की है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। ये रावी नदी के तट पर है और यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें मिली हैं वो हैं मूर्ति, अन्नागार, अन्नागार यानी कि जहाँ पर अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता था, माल गोदाम भी कहा जा सकता है इसे, बैलगाड़ी और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है जो इसके बाद खोजा गया। रखालदास बनर्जी ने खोजा 1922 में। ये सिंधु नदी के तट पर है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, हड़प्पा रावी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार भी मिला है। यहाँ कांस्य नर्तकी की मूर्ति यानी कि कांसा, ये एक मिश्रित धातु होती है और उसके अंदर उससे बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है।
एक मुहर मिली है जिसमें ये माना जाता है कि वो शिव बैठे हैं। वो बैठी हुई मुद्रा में हैं, उनके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और आसपास जानवर बने हुए हैं, वनस्पति भी है शायद। तो ये जो मुहर है ये शिव जी की मानी जाती है। आद्य शिव आपको लिखा हुआ मिलेगा किताब में। और एक पुजारी का सिर मिला है पत्थर का। पुजारी का सिर से मतलब है इसको पुरोहित राजा भी कहा गया है। सूती वस्त्र के यानी कि कपास के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं हम। और अबतल चक्कियाँ भी मिली हैं। चक्कियाँ जैसे कि गांव में होती हैं जहाँ पर अनाज वगैरह पीसा जाता है, तो ये उसी चक्की की बात कर रहे हैं हम। आगे हम देखते हैं लोथल। लोथल गुजरात में है। रंगनाथ राव ने 1954 में इसको खोजा था। ये भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि भोगावो नदी पर स्थित है। यहाँ पर सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं। बंदरगाह जानते हैं आप? बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर पानी के जहाज आते जाते हैं, जहाँ पर उनमें सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। तो ये सबसे पुराना है। अग्नि वेदिकाएँ जो हवन करने के लिए जो वेदिकाएँ बनाई जाती होंगी उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। चावल लोथल में मिला, लेकिन शुरुआत में चावल नहीं मिला था, इसकी पूसी मिली है। कालीबंगा, इसे कई जगह कालीबंगन भी लिखा देखेंगे आप। ये घोष जी ने किया था और 1951 में। घग्गर नदी के तट पर स्थित है ये कालीबंगा। और यहाँ पर भी अग्निवेदिका मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। और आप समझ सकते हैं कि कालीबंगा राजस्थान में है, तो ऊँट की हड्डियाँ मिलना संभव है क्योंकि राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। लकड़ी का हल मिला है। जुते हुए खेत और चूड़ियाँ भी मिली हैं। जुते हुए खेत इस तरह से मिले हैं, यानी कि ये समकोण पे रेखाएं आपस में काट रही हैं। ये देख रहे हैं अब, ये इस तरह से हैं और दूसरी रेखाएं इस तरह से। तो संभव है कि ये दो जो है फसलें इसमें एक साथ उगाते हों, तो इसलिए इस तरह से खेत जुते हुए मिले हैं। बनावली, ये हरियाणा में है, हिसार के निकट। यहाँ पर मनके मिले हैं। मनके के बारे में हम बाद में आगे भी बात करेंगे। जौ अनाज है, जौ के दाने मिले हैं। और मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं, यानी कि मिट्टी के हल्के एक तरह से देखा जाए तो मॉडल मिले हुए हैं, यानी कि शायद बच्चों के खिलौने रहे होंगे वो। ये टेरिकोटा के हैं। टेरिकोटा क्या होता है? मिट्टी को, एक तरह की मिट्टी को उसके खिलौने बनाए गए और उन्हें पका लिया गया आग में, तो उसे टेरिकोटा कहा गया है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रबंधन अच्छे से देखने को मिलता है कि यहाँ का जल निकासी प्रबंधन कितना अच्छा था, वो हम बाद में अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर जलाशय भी मिला है, इसे जलकुंड भी कहा जा सकता है। इसके अलावा शोरतुगई, यह स्थान अफ़गानिस्तान में है। यहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। हो सकता है कि बाकी क्षेत्रों में भी नहरें बनाई गई हों लेकिन गाद वगैरह से भर गई हों। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चला है कि अफ़गानिस्तान में नहरों के अवशेष थे। ये जितना भी कार्य हुआ है, उत्खनन का कार्य हुआ है जिससे हमें इतिहास बनाने में सहायता मिली है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का काम है। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम की भूमिका रही। इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। ये पहले डायरेक्टर जनरल थे इसके बाद जॉन मार्शल और आर.एम. व्हीलर, ये आप समय समय पे नाम पढ़ते रहेंगे आगे भी। तो ये सभी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि ये भी डायरेक्टर जनरल, ये भी डायरेक्टर जनरल, ये भी डायरेक्टर जनरल। देखिए, कोई भी पोस्ट होती है उसमें समय के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं, हमेशा तो कोई एक व्यक्ति रहता नहीं है। इनके अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने काम किया, अलग अलग खोजें हुई। तो ये तीनों डायरेक्टर जनरल रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। बच्चों, यहाँ हम एक मैप देख रहे हैं जिसके अंदर
आपको वो सभी स्थान देखने को मिल रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रेड कलर का लाइन है, ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर भारत ख़त्म होता है और यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। और आगे देखें तो ये अफ़गानिस्तान है। यहाँ आप देख रहे हैं हड़प्पा लिखा हुआ है। आप इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जहाँ पर लिखी हुई है वही स्थान नहीं है, हमें उसे शो करने के लिए डॉट लगानी पड़ी है। तो इस डॉट पे ध्यान दीजिए, ये डॉट यहाँ पर लगी हुई है और हम देख रहे हैं बिल्कुल रावी नदी के किनारे। ये देखिए रावी नदी के किनारे पर है हड़प्पा। इसी तरह से सिंधु नदी, ये देखिए मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी। अब यहाँ पे भी देखिए ये सिंधु नदी आ रही है, ये कोट दीजी है यहाँ पर, इसके पास चनहुदड़ो भी है। और ये सारे नाम मैंने आपको बताए हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारे के सारे नाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं। यहाँ बालाकोट है, ये समुद्र के थोड़ा करीब है। अब हम देखेंगे भारत के स्थल। तो ये देखिए यहाँ पर है कालीबंगन, ये राजस्थान में है। ये बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में आते हैं। हालांकि इसके अंदर आप अपने राज्यों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको भारत के मैप में दिखाऊंगी। ये धौलावीरा है। नागेश्वर बड़ी आसानी से याद हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ टिप पर है। और लोथल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा मैप जो बुक में दिया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको भारत के मैप में दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि ये राजस्थान है और इसके अंदर कालीबंगा है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कालीबंगा तो यहाँ पाकिस्तान में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, जो डॉट है वो इम्पॉर्टेंट है। डॉट से यहाँ पर लाइन खींच के बताया गया है कि इसके लिए ये नाम लिखा गया है। तो याद रखिए, कई बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। तो ये कालीबंगा है, ये राजस्थान के अंदर है। इसी तरह से हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में है। अब ये देखिए डॉट यहाँ लगी हुई है और लिखा गया है राजस्थान के अंदर। तो ये कोट दीजिए राजस्थान में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। इसी तरह मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। लिखने का स्थान ना होने की वजह से इन्होंने इस साइड लिख दिया है। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। बालाकोट ये भी पाकिस्तान में है। ये आप देख रहे हैं, ये गुजरात में नागेश्वर, धौलावीरा और लोथल। अब बात आती है हरियाणा की, बनावली और राखीगढ़ी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये इस साइड नहीं है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के भी ये इस इलाके में ही है। ये जम्मू पंजाब वगैरह से भी कुछ सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये यहाँ से लेके ये सारा जो क्षेत्र है, थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र, और ये यहीं तक है। ये इस साइड में हड़प्पा सभ्यता का कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही यहाँ से नीचे की तरफ प्राप्त हुआ है। बच्चों, मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को भारत का मैप अच्छे से याद हो, उसे सारे स्टेट और उसके हर स्टेट की राजधानी भी पता होनी चाहिए। हालांकि राजधानी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता तो होनी चाहिए ना, हमारा देश है। और अब आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आपको ये मुश्किल काम लगे। ये सभी राज्य सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में किसी भी राज्य को आपको पहचानने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है जम्मू और ये पंजाब है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे राज्य हैं। और ये आपको पता होने चाहिए, सिर्फ नाम ही पता नहीं होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जैसे ही किसी राज्य का नाम आता है तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छा ये राज्य तो यहाँ पर है। इससे आपको बहुत मदद मिलती है। हर बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे भी पता होना चाहिए, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता है उसे भी पता होना चाहिए, हमारा देश है, हमारे देश के बारे में हमें इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है। तो ये सारे आपको पता होनी चाहिए। हमारे चैप्टर में शुरुआत होती है, पहली हेडिंग है आरंभ। आरंभ में इतना कुछ खास है नहीं, बस ये है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये सब हम पहले भी जान चुके हैं। तो आगे आते हैं निर्वाह के तरीके, यानी कि कोई भी व्यक्ति जीने के लिए क्या करता है। तो सबसे पहली ज़रूरत तो हमारी भोजन है।
तो वो भोजन कैसे प्राप्त करता था? मनुष्य अब तक कृषि करना सीख चुका था, इसलिए वो कृषि करता था। इसके अलावा वो शिकार भी करता था। और वनस्पति में जो ज्ञात हैं वो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरा। बाद में चावल भी मिला है। और जीव जंतुओं में वो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर वगैरह ये सभी पालते थे। और अन्य जंतुओं की भी वहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे इन सभी पदार्थों से। कृषि प्रौद्योगिकी में ऐसा माना जाता है कि ये लोग बैलों का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, क्योंकि बैल के चित्र मिले हैं और चित्र के साथ साथ बैलगाड़ी भी मिली है, चाहे वो खिलौने के रूप में ही मिली हो। इसी तरह से मिट्टी के बने हुए हल भी मिले हैं, तो इसका मतलब वो लोग हल से ही खेती किया करते होंगे। हालांकि ये नहीं पता चला है कि वो किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते होंगे फसलों को काटने के लिए। हो सकता है पत्थर के फलकों का इस्तेमाल करते हों और या धातु के औजार भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं है। और कुछ अधिकांश तो आपने देखा ही है कि जो सिंचाई का काम करते थे वो हड़प्पा में शोरतुगई ऐसी जगह है जहाँ पर नहरें मिली हैं। बाकी जगहों का कोई प्रमाण है नहीं। पंजाब और सिंध में हो सकता है कि नहरें रही हों और बाद में भर गई हों, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस तरह से वहाँ पर सिंचाई करते होंगे। वैसे भी ये ऐसे स्थान पर कर रहते थे जहाँ पर नदियाँ होती थीं, तो वहाँ की ज़मीन पहले से ही गीली रहती है, यानी कि नमी काफ़ी होती है ज़मीन के अंदर। तो इनका चुनाव इसीलिए नदियों के पास ही होता था। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर, यानी कि पहले इसकी प्लानिंग की गई, उसके बाद यहाँ पर घर बनाए गए। ये यहाँ की जो सबसे अनूठी बात है, ये शहरी केंद्र थे, ये ग्रामीण क्षेत्र नहीं था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि ये शहरी के नगर थे या फिर शहरी क्षेत्र थे। तो आपको याद रखना चाहिए ये शहरी केंद्र थे। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए ये कुछ बर्बाद भी हो गया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंस होगी। इसलिए यहाँ पे जो ईंटें वगैरह थी वो चुरा ली गई और लोगों को यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई यहाँ के इतिहास को जानने में। लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में जब पता चला तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित मिली, इसलिए मोहनजोदड़ो के बारे में ज़्यादा जानकारी है और ये प्रसिद्ध भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। दुर्ग, अब ये जो था इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, दुर्ग और निचला शहर। यानी कि जहाँ पर बस्तियाँ मिली हैं वहाँ पर देखा गया है कि एक छोटी जगह है, ऊंचाई पर बनी हुई है और इसकी किलेबंदी की गई है, यानी कि बाउंड्री बनी हुई है और ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनी हुई है। यानी कि ऊंची 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 जो जगह हैं, चबूतरे हैं, उनके ऊपर इसे बनाया गया है। ये उस क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में है और ऐसा माना जाता है कि ये शायद किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। यानी कि यहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम होते होंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम, यानी कि सभी लोग यहाँ पर वो जो कार्यक्रम करते होंगे, हो सकता है कोई फेस्टिवल वगैरह, पूजा वगैरह की जाती हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता हो। और यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी मिला है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी क्लास से। मालगोदाम यानी कि अन्नागार मिला है, क्योंकि अनाज तो एक बार ही जो है उसकी फसल होती है, पूरे साल उसी से गुजारा करते हैं आज भी हम लोग। तो इसी तरह से ये भी दालें और चावल, बाजरा, जौ, गेहूँ, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हैं। इसके अलावा एक बड़ी जगह थी जो निचले शहर से के नाम से जानी गई है। ये भी दीवारों से घिरा हुआ था, जैसे इसकी किलेबंदी हो रखी थी, इसकी भी थी। ये ऊंचा था तो ज़्यादा सुरक्षित था और ये भी भवन जो बने हुए थे वो ऊंचे चबूतरों पे ही बने हुए थे। यानी कि जैसे कि हम नींव बनाते हैं तब उसके ऊपर घर खड़ा करते हैं, ये लोग नींव बनाने की बजाय चबूतरे बनाते थे और चबूतरों के ऊपर घर बनाते थे। तो ये चबूतरे इनके लिए घर की नींव का काम ही करते होंगे। तो पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा
उसके बाद ही फिर जो भी मकान बनाए गए होंगे, कार्य किया गया। तो इसका मतलब है कि पहले प्लानिंग करके इन लोगों ने बस्तियों की पहले प्लानिंग की, उसके बाद चबूतरे बने और उनके ऊपर घर बनाए गए। यहाँ पर एक ख़ास बात ये थी कि ईंटें चाहे कच्ची हों या पक्की हों, लेकिन उनका जो अनुपात था वो निश्चित ही था, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 का मतलब है ऊंचाई उसकी जितनी थी उससे दोगुनी उस ईंट की चौड़ाई थी, और जो लंबाई थी वो ऊंचाई की 4 गुनी थी। तो ये हर जगह ईंटों का अनुपात एक जैसा है। और यहाँ पर जो भवन है वो आवासीय भवन नहीं माने जा रहे, बल्कि वो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विशिष्ट माने गए हैं। लेकिन ये वाले जो भवन हैं जो कि निचले शहर में पाए गए हैं, उन्हें आवासीय भवन माना गया है कि वहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटी जगह है, इसे कहा गया है दुर्ग, और ये निचला शहर कहा गया है। इस चित्र में जितना स्पष्ट हो रहा है, मैं एक और चित्र आपको दिखाती हूँ, उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो चित्र है इसमें ये दुर्ग है, और ये दिखाई दे रहा है कि ये इस जगह से ऊपर बना हुआ है, आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें देखिए बाउंड्री भी एकदम क्लियर दिख रही है, इसे किलेबंदी कहा गया है। ये पूरी बाउंड्री बनी हुई है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती होगी। हो सकता है यहाँ पर कुछ विशेष लोग रहते हों, या ये वाला स्थान सिर्फ विशेष प्रयोजनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता हो। यहाँ पर वो विशाल स्नानागार है जिसके बारे में हम पढ़ते रहे हैं, और यहाँ अन्नागार है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बस्ती बसी हुई है, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेन रोड है, आप ये क्लियर देख सकते हैं। ये जो है ये यहाँ पर मेन रोड है, और आप यहाँ पे भी देखेंगे इतनी कोई घिचपिच नहीं हो रखी है। देखिए लाइन्स हैं, यहाँ पर भी ये लाइन से बने हुए हैं, ये देखिए। तो ये जो है एक पूरी व्यवस्था थी, ये सभी मकान पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे, ये बस्तियाँ अच्छे से बसाई गई थी। आइए अब गृह स्थापत्य के बारे में जानते हैं। स्थापत्य का मतलब होता है घरों को बनाने की जो तरीके होते हैं उसको कहते हैं स्थापत्य, यानी कि विशेषता। निचले शहर में आवासीय भवन थे, ये मैं अभी आपको बताई चुकी हूँ। कई भवन आंगन पर केंद्रित थे, यानी कि अधिकतर जो वैसे घर होते थे तो उनके बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे वगैरह बने होते होंगे। मैं भी आपको चित्र दिखाऊंगी उसका भी। और आंगन में खाना पकाना, कताई जैसी गतिविधियां की जाती थी। अगर आप देखें तो आपको ऐसे घर आज भी मिल जाएंगे जिनमें बीच में आंगन होता था और आसपास कमरे बने हुए होते थे। जब भी कोई विशेष कार्य किया जाता था, सारे लोग मिलकर करते थे, महिलाएं उन कामों के लिए वो आंगन में बैठ के करती थी। तो इसी तरह के घर यहाँ पर भी रहे। और ख़ास बात ये थी कि यहाँ की दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी, क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते होंगे कि बाहर का कोई अंदर होने वाली गतिविधियों को देखे। और मुख्य द्वार जो होता था वो भी ऐसे बना होता था कि आंगन नहीं दिखता था वहाँ से, यानी कि आंगन में बैठ के यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति चाहे द्वार खुला हुआ हो तब भी ये ना देख सके कि अंदर क्या कार्य चल रहा है, कौन कौन बैठा है, तो अंदर का पता ना चले, इसलिए मुख्य द्वार से आंगन नहीं दिखता था। और विशेषता ये थी कि यहाँ पर हर घर में स्नानागार होता था और उसका जो फर्श होता था वो ईंटों का होता था, क्योंकि पानी का काम होगा वहाँ पर, तो नीचे फर्श पक्का होता था। और इसकी नाली बाहर सड़क की नाली से जुड़ती थी। सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं, यानी कि इस समय में सीढ़ियाँ भी थी, तो हो सकता है कई मकान 2 मंजिल के भी रहे हों। घरों में कुएं हुआ करते थे, यानी कि देखिए कितना विकसित था। नहाने के लिए स्नानागार भी थे, सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी उस टाइम पे, आज से 4,500 साल पहले। और नालियाँ भी प्रॉपर बनी हुई थी। घरों में कुएं थे, और घरों में जो कुएं होते थे उनमें कोई राहगीर भी आकर पानी पी सकता था, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे पानी पीने की ज़रूरत है तो वो खुद ब खुद आके वहाँ से पानी पी सकता था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया मैंने कि वो अंदर नहीं देख सकता था,
ये देखिए आप, ये एक घर का नक्शा दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर कुआं हुआ करता था। ये आप देखिए, एक ही मेन गेट हुआ करता था, तो ये मुख्य द्वार होता था। इसके बाद खुली जगह है और उसके बाद यहाँ कुआं है। तो यहाँ से व्यक्ति कोई आके यहाँ से पानी तो पी सकता है, लेकिन यहाँ आंगन है। ये आप देख रहे हैं, खुली जगह है। ये आंगन होगा, यहाँ पर बैठ के घर की महिलाएं यदि काम कर रही हैं तो यहाँ आने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर दीवार है। तो इसकी वजह से ये सुरक्षित रहते थे। यहाँ पे देखिए विंडो वगैरह भी नहीं दिखाई गई हैं, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे कभी भी ये लोग विंडो नहीं बनाते थे। और यहाँ बैठकर ये लोग अपने, महिलाएं बैठ के काम किया करती होंगी, कताई बुनाई वगैरह करती हों, दालें बीननी हैं या अन्य कोई कार्य करना है तो वो यहाँ पर बैठ के किया करती होंगी। यहाँ पर देखिए एक घर दिखाया गया है और जहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। ये आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बैठ के कुछ लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई पानी भर रहा है। तो इस तरह से ये एक आपको चित्र दिखाया गया है जिसमें कि मोहनजोदड़ो का एक मकान दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं मिले हैं और यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी है जो आयताकार जलाशय है। जलाशय का मतलब जिसमें जल भरा जा सके। तो आयताकार का मतलब आप समझते हैं, कुछ इस तरह का जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। और इसके चारों ओर गलियारे बने हुए हैं, यानी कि इस तरह से आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उत्तरी, यहाँ पर हम देखें तो उत्तरी भाग ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयताकार समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। आप समझ सकते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर और ये दक्षिण। तो अभी हम किताब में देखेंगे इसका चित्र तो हमें पता चलेगा कि ये जो गलियारे, ये जो उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके। और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। जिप्सम जैसे कि पीओपी होता है हमारे घरों में, आपने कभी देखा होगा कि पीओपी एक पाउडर की तरह होता है। उसको पानी डाल दिया जाए तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो जम जाता है और फिर उसमें पानी भी लीक नहीं करता आमतौर पे। तो ये जिप्सम के गारे का उस समय प्रयोग किया गया है, जिससे कि उसका जो फ्लोर है वो चिकना बन सके, अच्छा बन सके, मजबूत बन सके। और ये जो जलाशय है इसके 3 ओर कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं और एक कक्ष में बड़ा कुआं था, यानी कि इसमें पानी भरने के लिए वो कुआं रहा होगा। और उत्तर में एक गली के दूसरी ओर 8 स्नानागार बने हुए थे। 8 स्नानागार का मतलब है 8 बाथरूम बने हुए थे, 4 ऐसे और 4 ऐसे। गलियारे के चारों ओर 4-4, ठीक है ना, गलियारे के 4-4 बने हुए थे। और इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ विशेष अनुष्ठानिक कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। यहाँ पर हो सकता है कि लोग, बहुत सारे लोग एक साथ स्नान करते हों, लेकिन इन कमरों का महत्व भी आप समझिए। यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता होगा नहाने के बाद। और हो सकता है कि जिस तरह से स्विमिंग पूल में पहले नहाते हैं फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं जिससे कि उसका पानी गंदा ना हो, इसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है कि इसमें पहले नहाते हों फिर उसमें जलाशय में जाते हों, लेकिन कपड़े चेंज करने के लिए तो ये ज़रूरी रहा ही होगा। यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत ही प्रसिद्ध है। ये नियोजित जल निकास प्रणाली थी, जैसे कि मकान जो बनाए जाते थे, घर जो बनाए जाते थे या बस्तियां जो बसाई जाती थी वो पूर्व नियोजित होती थी, यानी कि पहले से सब प्लानिंग की जाती थी। तो उस प्लानिंग में नालियों को भी शामिल किया जाता था, यानी कि पहले सड़कें कहाँ पर बनेंगी, उनके किनारों पर नालियाँ होंगी, जहाँ जहाँ मकान बनेंगे वहाँ चबूतरे होंगे, उन चबूतरों पे मकान बनेंगे। इस तरह हर तरह की प्लानिंग ये लोग करते थे। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि सारी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर मिले। तो अभी मैंने आपको जब निचले शहर का
मैप दिखाया था तो आपने देखा कि उसमें जो चीज़ें हैं वो ऊबड़ खाबड़ ना होके लाइन से थी, है ना, हर जगह पर। तो यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर कोई नाली है तो वो ऐसे मुड़ेगी, यहाँ पर घर के इधर से जाएगी, इस तरह से लगातार, मतलब सभी जो लाइनें होंगी, सभी जो गलियाँ होंगी, वो सभी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलेंगी। इसे ग्रिड पद्धति बताया गया है। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये नालियाँ, और नालियों के साथ गलियाँ और मकान बने थे। यानी कि अगर यहाँ पर नालियाँ हैं तो यहीं पर मकान बने हुए हैं, तभी तो यहाँ पे अगर बाथरूम है तो बाथरूम का पानी इसमें जाएगा। हर घर की एक दीवार नाली से सटी हुई होती थी। यानी कि इधर की तरफ की अगर इस घर की दीवार ये वाली नाली से सटी है तो इसके पीछे वाला अगर घर है तो इसकी ये वाली दीवार नाली से सटी हुई होगी। तो इस तरह से हर घर की एक दीवार नाली के साथ मिलती थी, जिससे कि वहाँ का गंदा पानी उसमें जा सके। जो नाले थे उनकी जो ईंटें जमाई गई थी वो गारे से जमाई गई थी, यानी कि उन्हें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उसमें हर समय पानी रहने वाला है तो उसे कच्ची ईंटों से नहीं बनाया जा सकता था, और गारे से उसे चिपकाया गया था जिससे कि वो मजबूत रहें। और जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई होती थी। घरों की जो नालियाँ थीं वो पहले एक हौद में खाली होती थी। जैसे एक हौद बना हुआ है तो यहाँ से अगर पानी गिर रहा है तो पहले इस हौद में जाएगा, और इस हौद के अंदर जो उसके अंदर ठोस पदार्थ है, जो भी ठोस पदार्थ है वो इसमें ही रह जाएगा, नीचे चला जाएगा। भारी चीज़ें नीचे चली जाती है ना, और इसका जो पानी है वो पानी पानी इस नाली में होके आगे बढ़ जाएगा, और इस तरह से ये पानी ज़्यादा मतलब यहाँ पर ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। और जब कभी भी सफाई करनी होगी तो इस हौद में से वो जो गंदगी है वो निकाल दी जाएगी। तो इस तरह से ये हौद बनाए जाते थे, यानी कि बिल्कुल वेल प्लान्ड था सब कुछ। और ये जो नालियाँ होती थी इन्हें भी पत्थर से ढक दिया जाता था, ईंटों वगैरह से ढक दिया जाता था, जिससे कि सफाई करनी हो तो इसे हटा के साफ़ कर दिया जाए और बाकी समय ये ढकी रहें और अंदर की गंदगी दिखाई ना दे। लंबी नालियों में अंतरालों पर हौदियाँ बनी होती थी। जब ये नालियाँ बड़ी नाली में मिलेंगी, यानी कि देखिए आप हमारे यहाँ भी क्या देखते हैं, घरों से छोटी नालियाँ निकलती हैं, फिर छोटी नाली बड़ी नाली में मिलती है, फिर बड़ी नाली जाके और बड़े नाले में मिलती है। इसी तरह यहाँ पर होता था। और जो लंबी लंबी नालियाँ होती थी उनमें भी हौद होते थे, यानी कि उसके अंदर गंदगी जमा हो जाए और अधिकांश पानी जो है वो ऊपर से जाए। लंबी नालियों में अंतरालों पर हौदियाँ बनी थी। नालियों के किनारे मलबे के ढेर मिले हैं, यानी कि जो नालियाँ हैं वहाँ पर आसपास गंदगी मिली है। जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी जब कूड़ा निकालता है कोई सफाई कर्मचारी, तो उसकी जो गाद होती है उसे वहीं पर छोड़ देते हैं और फिर वो बाद में उठाते हैं, क्योंकि जिस समय वो निकालते हैं वो पानी के साथ मिली हुई होती है और उसमें से पानी लगातार रिसता रहता है, इसलिए वो थोड़े दिन छोड़ देते हैं। जब वो पानी उसका ख़त्म हो जाता है तब वो उसे उठा के ले जाते हैं। इसी तरह से शायद ये लोग भी नाली में से कूड़ा निकाल के छोड़ देते होंगे और हो सकता है बाद में उठाते हों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बड़े शहरों में था, ये बड़े शहरों के अलावा छोटी बस्तियों में भी इसी तरह की जल निकास प्रणाली मिली है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाली है और उससे पहले एक हौद बना हुआ है। ये देखिए ये हौद है जो कि ढका हुआ है। यहाँ पर चित्र दिखाने के लिए इस नाली को खुला दिखाया गया है, ये भी ढकी हुई होती थी। आइए विशाल स्नानागार भी हम देख लेते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर भी सीढ़ियाँ बनी हैं और इसके साइड साइड कमरे भी बने हुए हैं। तो इस तरह से ये स्नानागार रहा होगा जिसमें लोग किसी अनुष्ठान पर नहाते धोते होंगे। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्नानागार बना हुआ है और देखिए इसका फर्श एकदम चिकना है और यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह से सीढ़ियाँ यहाँ पर भी बनी हुई थी और ये चारों तरफ इसके कमरे वगैरह बने हुए होंगे और जहाँ पर लोग कपड़े बदलते होंगे। यहाँ देखिए सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। देखिए हम हमेशा देखते हैं कि हर जगह पर सामाजिक भिन्नता तो पाई जाती है। कुछ लोग कुछ ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही पता चलता है। जो शवाधान होते हैं, शवाधान का मतलब होता है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था।
कब्र, कब्र कह सकते हैं आप। तो मिस्र के जो पिरामिड हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय वहाँ पर मेसोपोटामिया में भी सभ्यता थी, एक ही समय की बात है ये। तो वहाँ पर पिरामिड मिले हैं। पिरामिड भी जो होते थे वो भी एक तरह के शवाधान ही थे, लेकिन वो राजकीय लोगों के थे, यानी कि जो राजा लोग होते थे उनके शवाधान होते थे वहाँ पर, यानी कि उनके वहाँ शव दफनाए जाते थे। और वहाँ पर बहुत सारा धन मिला है, संपत्ति भी उनके साथ में दफनाई जाती थी। आपने देखे होंगे पिरामिड बहुत बड़े बड़े होते थे। इसी तरह से हड़प्पा में गर्तों में दफनाया जाता था। गर्तों का मतलब है गड्ढा, यानी कि जैसे कब्र बनाई जाती है उस तरह से उन्हें दफनाया जाता था। और गर्तों की बनावट भी भिन्न होती थी, यानी कि उनकी जो शेप थी, या उसके कुछ में ईंटें वगैरह लगी हुई मिली हैं, कुछ में नहीं हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि जो भिन्नता थी वो हो सकता है कि वो उनके स्तर की वजह से होती हो। और कहीं कहीं पे ईंटों की चिनाई थी गर्तों में, और नहीं तो कईयों में नहीं होती थी। कुछ कब्रों में मृदभांड, मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, साथ में आभूषण भी मिले हैं। देखिए आभूषण आज आप पहनना पसंद करते हैं, उस टाइम पे भी लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे। और ऐसा मानते थे वो लोग कि मृत्यु के बाद इन लोगों को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो उसमें कुछ चीज़ें रखा करते थे। पुरुष और स्त्री दोनों के ही साथ आभूषण मिले हैं, यानी कि दोनों ही आभूषण पहनते थे। शंख के छल्ले भी मिले हैं। आप जानते हैं ना, शंख जिस शेप में होता है तो उसमें उसे काट के छल्ले बनाए गए होंगे। इसी तरह से जैस्पर एक तरह का पत्थर होता है, जिसे उपरत्न कह सकते हैं हम। रत्न बहुत महंगे होते हैं ना, तो इसी तरह से एक महंगा पत्थर था जैस्पर। इसके छल्ले मिले हैं, वो मनके मिले हैं। मनके मैं आपको बता दूं, इसी मोती को कह सकते हैं हम। मोती जो होते हैं, यानी कि एक मान लीजिए एक मोती है, उसमें एक छेद है, उससे हम धागे में पिरो के या किसी तार में पिरो के और आभूषण तैयार कर सकते हैं, तो इन्हें मनके कहा जाता था। आमतौर पे हम जो देखते हैं मनके यानी कि मोती देखते हैं वो गोल ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये इस शेप के भी हो सकते थे और इसमें यहाँ पर छेद किए जा सकते थे। इसी तरह से ये इस शेप के भी हो सकते थे, और कई बार ये चौकोर भी, और इसमें यहाँ छेद होना ज़रूरी है। मनके का मतलब है कि वो उसमें छेद ज़रूर होगा पिरोने के लिए। और किसी शेप का भी हो सकता था। ये बहुत शेप के मिले हैं यहाँ पर, और अलग अलग पदार्थों के भी मिले हैं। तो यहाँ पर मनकों के आभूषण मिले हैं, और यहाँ पर तांबे का दर्पण भी मिला है। ये सभी चीज़ों के चित्र आप किताब में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, शवाधान में ये तांबे का दर्पण मिला है, यानी कि लोग उस समय दर्पण का इस्तेमाल करते थे। ये है मनके, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मनके हैं ये अलग अलग शेप के हैं। ये देखो बिल्कुल बेलनाकार है, जैसे बेलन होता है उस आकार की कोई चीज़ हो और उसके अंदर छेद हो रखा हो। और ये देखिए लिखा हुआ है ना, चक्राकार, इस तरह से बेलनाकार और गोलाकार, ढोलाकार। ढोलाकार मतलब ढोलक के जैसा। खंडित का मतलब है कि अलग अलग डिज़ाइन के होते होंगे, जो भी है, यानी टूटे फूटे भी मिले होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में आई है वो कभी ना कभी समाप्त ज़रूर होती है। ये सभ्यता अपने चरम पे पहुंची, इतना कुछ यहाँ पर विकसित हुआ, उसके बावजूद भी ये ख़त्म हो गई। तो हड़प्पा किस तरह से ख़त्म हो गया? हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। हाँ, यहाँ पर दूसरी बात बताई गई है, हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हो गई। हड़प्पा सबसे पहले पर खोजा गया स्थल था। अब यहाँ पर जब ईंटें निकली तो लोगों को समझ ही नहीं आया, लोगों ने क्या किया, उन ईंटों को चुरा लिया। और जब ईंटें चुरा ली गई तो वहाँ पर क्या संरचना थी किसी को भी पता नहीं चल पाया। उन ईंटों को चुराने की वजह से सारी संरचना नष्ट हो गई। जब कनिंघम यहाँ के भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक बने तो लाहौर से मुल्तान तक, उन्होंने बताया कि लाहौर से लेके मुल्तान तक रेल की पटरी बिछाने के लिए पर्याप्त ईंटें थी वो, यानी कि लगभग जितनी ईंटें वहाँ पर ऑलरेडी थीं वो 100 मील तक बिछाई जा सकती थीं, लेकिन लोगों ने उसको चुराकर नष्ट कर दिया। तो इस तरह से हड़प्पा की जो संरचनाएं थी वो नष्ट कर दी गई, लेकिन मोहनजोदड़ो जो था वो संरक्षित रहा, और इसीलिए उसका महत्व को समझा जा सका, और वहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें हासिल हुई है।
संचय, संचय का मतलब होता है हम किसी चीज़ को सहेज कर संभाल के रखते हैं, उसे कहते हैं संचय, या इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ को तो उसे संचय करना कहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो घड़ों में रखी हुई हैं। आपने भी कभी कहानी सुनी, घड़ा निकला और घड़े में सोने की मोहरें निकली या कुछ और निकला, ज्वेलरी निकली। तो इसी तरह से उस समय के लोगों ने घड़े वगैरह में छुपा कर वो चीज़ें रखी होंगी। उस समय तिजोरी वगैरह तो नहीं होती थी ना, तो इसलिए इन्होंने घड़े में रखी होंगी और उसके बाद ज़मीन के अंदर छुपा दिया या कहीं पर संभाल के रख दिया। अब हो सकता है कि ये जो संभाल के रखी हों ये धातु कर्मी रहे हों। धातु कर्मी का मतलब जो लोग धातु का काम करते थे, धातु के चाहे तो वो बर्तन बनाते हों, चाहे वो धातु के ज्वेलरी बनाते हों यानी कि आभूषण बनाते हों, ये अपना संभाल के रखते हों। और हो सकता है कि वो उसे रख कर भूल गए हों। कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा संभल जाती हैं तो मिलती नहीं है और सभ्यता ही ख़त्म हो गई तो वो नहीं निकाल पाए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जो संचय करके रखी हुई थी। विलासिता की वस्तुएं, रोज़मर्रा की जो सामान्य वस्तु होती हैं वो सामान्यतः सभी जगह पर पाई गई हैं। जैसे चक्कियाँ, हर घर में चक्कियों की ज़रूरत पड़ती होगी, चाहे वो दाल के लिए, गेहूँ जौ वगैरह पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए। मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन हर जगह पर इस्तेमाल होते होंगे, खाना पकाने के लिए, खाने के लिए। इसी तरह से सुइयाँ, वो लोग कपड़े बनाते होंगे तो हर घर में सुइयाँ होती होंगी। झावा यानी जो नहाने के लिए स्क्रबर यूज़ किया जाता है उसे झावा कहा जाता है, तो वो भी हर घर में मिला है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो सामान्य थी और हर जगह मिली हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो कि हर जगह नहीं मिली, कहीं कहीं पर मिली हैं, तो इन्हें दुर्लभ कह सकते हैं। जब कोई वस्तु कहीं कहीं पर मिलती है, कम मिलती है, तो उसे दुर्लभ कहा जाता है। और ऐसी वस्तुएं जो अनुपलब्ध पदार्थों से बनी, यानी कि देखिए मिट्टी से बनी हुई हैं, ये चक्कियाँ पत्थर की बनी हुई हैं, तो ये चीज़ें आसानी से हर जगह मिल जाती हैं। वहाँ पर पत्थर भी होगा, मिट्टी भी होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ आसपास के पदार्थ, जो पदार्थ वहाँ नहीं मिलते हैं, उससे बनी हुई हैं या फिर बनाने में उसे मुश्किल आती है, जटिल रूप से बनी हुई चीज़ें होती थी, उन्हें दुर्लभ वस्तुएं कहा गया। जैसे कि फयांस के बने हुए छोटे पात्र यानी कि छोटे बर्तन जो कि फयांस से बने हुए थे। फयांस क्या होता था? जो फयांस होता था वो घिसी हुई रेत, घिसी हुई रेत का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है, उसे घिस घिस के उसका पाउडर बना लिया गया है ना, या फिर बालू, और उसके अंदर रंग मिला दिया गया और उसके बाद चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर, यानी कि उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ मिलाया जिससे क्या होगा, वो बंध जाएगा जैसे, और उसके बाद उसे पकाकर बनाया गया। तो ये कोई सामान्य चीज़ नहीं थी। आमतौर पर मिट्टी की ही चीज़ें बना लिया करते थे वो लोग, लेकिन जो फयांस था वो रंगीन भी हुआ करता था और सुंदर भी बनाते होंगे। तो जो ये बनाया जाता था, इसके लिए देखिए सेल खड़ी, सेल खड़ी एक पत्थर होता है सफ़ेद रंग का। और आप लोगों ने कभी ताजमहल का मॉडल देखा है? मार्केट में कई बार आप लोग देखते होंगे, गिफ्ट शॉप पे मिल जाता है, और वो सफ़ेद रंग का बना हुआ होता है। तो वो संगमरमर का बना नहीं होता, वो सेल खड़ी का बना हुआ होता है। तो ये जो पत्थर होता है ये सॉफ्ट पत्थर होता है, आप इसे आसानी से खुरच के इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। सामान्यतः कोई भी पत्थर होता है, आप देखते हैं कि मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं उन्हें छेनी और हथौड़े से बनाया जाता है, फिर उन्हें फिनिशिंग दी जाती है। लेकिन इसको छेनी हथौड़े से नहीं तोड़ने की ज़रूरत पड़ती, इसे किसी भी चीज़ से खुरच कर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाई जा सकती है। तो इसे घिस दिया जाए तो भी इससे बहुत फाइन पाउडर बन जाता है। तो वो सफ़ेद रंग का है, उसके अंदर कोई रंग मिला दिया जाए, कुछ चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाए, गोंद जैसा पदार्थ, और फिर उसे आकार दे दिया जाए, और उसके बाद उसे अगर आग पे पका लिया जाए तो उस पदार्थ को फ्यांस कहा गया है। अब ये सामान्य नहीं था, ना तो सभी घरों से मिला है और ना ही ये सामान्यतः वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ दिखाई दे रही है, इसलिए शायद ये विलासिता की वस्तुओं में गिना जा सकता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो खास लोगों के पास ही हुआ करती होंगी। इसके अलावा तकली मिली है। तकली आप लोग नहीं जानते शायद, तकली किसे कहते हैं। तकली वो होती है जिससे कॉटन से, कॉटन यानी कि रुई, रुई तो आप आमतौर पे खूब शब्द इस्तेमाल करते हैं, कपास या रुई जो भी कहें, कॉटन कहें, उससे धागा बनाया जाता है, उसे हम तकली कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
क्रोशिया। तो क्रोशिया में धागे को लेके एक हुक जैसा बना होता है, फिर उसे बार बार धागे को पकड़ के खींचते रहते हैं और डिज़ाइन बना दी जाती हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने के काम नहीं आती थी, ये कॉटन से धागा बनाने के काम आती थी। तो वो फ्योन्स की बनी हुई मिली हैं। तो महंगे पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली हैं, छोटी बस्तियों में नहीं मिली हैं। यानी कि छोटी बस्तियों में शायद अमीर लोग ना रहते हों, और सोना भी कीमती रहा होगा, इसीलिए सोने के जो आभूषण हैं वो संचयों से प्राप्त हुए हैं। संचयों यानी कि जहाँ पर चीज़ों को छुपाकर संभाल कर रखा जाता था, वहाँ से मिले हैं। आमतौर पर कहीं पर भी सोने के जो है वो आभूषण नहीं प्राप्त हुए हैं। संचय घड़े जैसे पात्रों में रखी गई वस्तुओं को कहा गया है। ये देखिए, फ्योन से बना हुआ एक पात्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा हरे रंग का है। ये देखिए, ये तकली है। अलग अलग तरह की यहाँ पर तकलियाँ दिखाई गई हैं। देखिए, इसमें ये धागा भी लिपटा हुआ है। ये देखिए, किसी एक बर्तन में रख के इसको घुमाया जाता था और इससे तकली से धागा इसमें इकट्ठा होता चला जाता था। ये देखिए, बुने हुए दिखाए गए हैं। और ये देखिए, तो फ्योन्स की बनी हुई तकली भी मिली है। ये कई तरह की यहाँ पर तकलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे।